डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, अपना कमोडिटी एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं अपना कमोडिटी एक्सपर्ट की ये विशेष पेशकश यूनियन बजट 2025-26। जी हां, इस बजट के अंदर में क्या खास होने वाला है उसी पर आधारित आज का ये शो। प्री बजट के ऊपर पे हमारी ये विशेष पेशकश। इस बजट के अंदर में कृषि को लेकर के क्या खास रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही ये भी बात करेंगे कि 1 करोड़ किसानों को ऑर्गेनिक करने का सरकार का जो लक्ष्य है वो कहां तक पहुंचा और आगे इस बार भी क्या पिछले 3-4 बजट की तरह पूरा ध्यान केंद्रित होगा एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर पे, मंडियों के ऊपर पे, कृषि के अंदर में क्या नए रेवोल्यूशंस आने वाले हैं, क्या एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को इस बजट में खास जगह दी जाएगी, ये हम बात करेंगे। 2024 के अंदर में जो 1,52,000 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर सेक्टर को दिए गए थे, उसके बाद इस बजट के अंदर में कितना एलोकेशन होने वाला है, एक्सपोर्ट नीतियां क्या होंगी, ये सब हम जानेंगे। और हमारे साथ इस चर्चा के अंदर में शामिल हो रहे हैं किसान। मेरे यहां पर आप देख सकते हैं, क्योंकि इस समय पर हम हैं नरेला मंडी के अंदर में, किसानों का जमावड़ा यहां पर है और साथ ही हमारे साथ में विशेष पैनल इस समय पर हमारे साथ है। हमारी ये जो आज की पेशकश है 2025-26 यूनियन बजट क्या खास रहेगा, इस पर चर्चा है। और इस चर्चा के अंदर में हमारी जो शुरुआत है वो हम करने जा रहे हैं, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी का ये 8वां बजट है। 8वें बजट के अंदर में क्या खास होगा, मोदी रिजीम का तीसरी जो थर्ड 3.0 जो सरकार है उसके अंदर में उसका जो दूसरा ये बजट होगा उसमें क्या खास निकल करके आएगा वो हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पूरा ध्यान इस बार भी क्या एग्रीकल्चर सेक्टर, डिफेंस और साथ ही साथ आम जो इनकम टैक्स पेयर है उसके ऊपर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सुनील जी, मेरा पहला सवाल आपसे, इस यूनियन बजट से आपको क्या उम्मीद? सुरेश जी, जैसा आपने बोला, सबसे पहले चूंकि यहाँ पे किसान भी है, व्यापारी भी हैं, सभी कोई है, जो उपभोक्ता भी हैं और किसान भी हैं, व्यापारी भी होते हैं, वो भी उपभोक्ता भी होते हैं और किसान इंडस्ट्री से भी होते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा रहेगा वो मैं ये कहूँगा कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नीति है सरकार की, उसके पीछे एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि एमएसपी से लिंक करें। आपने देखा कि पिछली बार हमारे पास चावल की कमी थी, हमने चावल का एक्सपोर्ट बंद कर दिया, पूरा बाहर का जो मार्केट था हमारा ख़त्म हो गया। हमने चने पे इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, आज हमारे पास चना इतना आ रहा है कि हम लगभग एमएसपी पे बैठे हैं। हमारे पास मटर की कमी थी, हमने मटर इंपोर्ट खोल दिया और अभी तक खोल लिया है, जबकि हमारी फसल जो है एक महीने बाद आने वाली है और आज हमारी मटर 32 रुपये हो गई। जब ये भाव रहते हैं बुआई के समय और कटाई के समय, तो किसान जो है वो, हम जब आत्मनिर्भर की बात करते हैं चावल या फिर दलहन या तिलहन में, तो हम तब तक नहीं जा सकेंगे जब इसके पीछे एक मैकेनिज्म नहीं बनेगा। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम इंपोर्ट ड्यूटी को या फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी, हमें चावल बंद नहीं करना चाहिए था, बल्कि उस समय हमें लगता तो हम एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगा के हम चावल को एक्सपोर्ट चालू रख सकते थे ताकि हमारा मार्केट ख़राब नहीं होता। ऐसे ही हमें मटर या चना जब भी है लगभग एमएसपी पे आए तो इसकी ड्यूटी जो है 0 हो जाए, एमएसपी से नीचे होए इसकी ड्यूटी बढ़ जाए और एमएसपी से ऊपर होए तो इसकी ड्यूटी अपने आप कम हो जाए। तो इससे क्या होगा कि एक इंडस्ट्री को और किसानों को, दोनों को भाव की स्थिरता रहना बहुत ज़रूरी है। यदि भाव की स्थिरता नहीं रहेगी और इंडस्ट्री को यदि बार बार नुकसान रहता रहेगा, तो आप यदि कहेंगे कि इंपोर्ट करो तो शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई इंपोर्ट करने वाला बचे ही नहीं। क्योंकि आज इतना नुकसान इंडस्ट्री को, करीबन 1500 करोड़ का दाल इंडस्ट्री को केवल नुकसान है, तो इतना बड़ा यदि नुकसान होगा तो इंपोर्ट कैसे करेंगे? तो एक मैकेनिज्म को इसको लिंक करना जरूरी है। इंपोर्ट करने से क्या नुकसान? भाव ज़्यादा गिरे,
हमें जितनी ज़रूरत नहीं थी उससे ज़्यादा हमने इंपोर्ट कर लिया, क्योंकि हमारे पास मैकेनिज़्म नहीं है कि प्रोडक्शन कितना हुआ, बुआई कितनी हुई। हमारा सारा जो मैकेनिज़्म है वो पुराने चल रहे हैं, हमारे जीपीएस सिस्टम से मैकेनिज़्म नहीं जुड़े हैं। हमें एक्चुअल में नहीं पता होता कि ये पेरिसेबल आइटम है और वेदर पे डिपेंड करती है। हम बुआई कर देते हैं लेकिन कई बार यील्ड कम हो जाती है। जैसे चने का यील्ड है, कई बार 8 क्विंटल बैठता है, कई बार 4 क्विंटल बैठता है, तो 50% तक हमारी जो है यील्ड के ऊपर भी हमारी फसल कम हो सकती है। तो हम केवल बुआई के आंकड़ों पे यदि हम इंपोर्ट की ड्यूटी जीरो कर देते हैं तो हमें पता नहीं रहेगा कि आगे 2 महीने बाद क्या होगा। तो किसानों का जब माल आ रहा होगा, आप देखिएगा कि जब अप्रैल में, फरवरी में यहाँ किसान भाई खड़े भी हैं, यदि माल आ रहा होगा तो दाल, मसूर, चना और मटर ये एमएसपी से बहुत ज़्यादा नीचे रहेंगे, जबकि हमने बहुत ज़्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करके हमने बाहर से इंपोर्ट किया है, जबकि हमें उस इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी। जबकि हमें उस पर ड्यूटी लगा के यदि इंपोर्ट करते तो उसका बेनिफिट हम किसानों को दे सकते थे। तो मेरी एक तो मैंने आपको बताया कि इसका मैकेनिज्म बनाना है ताकि एमएसपी के साथ इसको लिंक किया जाए, ताकि उसको पता रहे व्यापारी किसानों को कि कब ड्यूटी लग रही है, कब हट रही है। क्योंकि आपको ये पता ही नहीं होता, सरकार हर 2 महीने बाद अपनी पॉलिसी को चेंज करती रहती है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। यदि मैकेनिज्म बन जाएगा तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो जाएगा, ये देश के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। बड़ी शॉर्ट आप कह रहे हैं कि पॉलिसी मैकेनिज्म है, कभी भी तुरंत बदली जाती है। चावल का इन्होंने जिक्र किया, चावल को लेकर के मैं आपके पास आ रहा हूं प्रेम जी। चावल इंडस्ट्री क्योंकि इस समय पर काफ़ी एक बार फिर से प्रेशर में आई दिखाई दे रही है, प्राइजेस काफ़ी नीचे आ गए हैं और एक्सपोर्ट्स, जैसा कि अभी बलदेवा जी ने क्वेश्चन किया कि एक्सपोर्ट बैन नहीं करना चाहिए था, उसके ऊपर चाहे आप एक्साइज ड्यूटी लगा देते, उसके ऊपर टैक्सेस आप थोड़ा सा इंप्लीमेंट कर देते, लेकिन उसको बैन नहीं करते। राइस इंडस्ट्री के साथ साथ में आप ओवरऑल क्या इस बजट से एक्सपेक्ट करते हैं? भारत हमारा किसान प्रधान देश है और इसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा बलदेव जी ने भी बोला कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी हमेशा गवर्नमेंट की होनी चाहिए और जितने भी संस्थाएं हैं तो उन संस्थाओं के साथ मिलकर पॉलिसी को बनाना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, इसका खमियाजा सिर्फ किसानों को ही भुगतना पड़ता है लास्ट में। व्यापारी तो इसके अंदर नुकसान में आता ही आता है, व्यापारी तो फिर कहीं से कवर करेगा, पर किसान को कवर करने के लिए उसको सालों लग जाएंगे, क्योंकि किसान के पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। उसको करने के लिए, फ़ायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि यदि व्यापारी जो इस काम को करता है वो खुशहाल होगा तो उसके साथ में किसान भी खुशहाल होगा। उसके लिए गवर्नमेंट के साथ, जैसे कि बताया कि राइस के अंदर 20 जुलाई 2023 को गवर्नमेंट ने राइस के ऊपर बैन लगाया कुछ शर्तों के साथ। पारबॉइल्ड के ऊपर 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी की गई, वाइट राइस के ऊपर कम्प्लीटली बैन किया गया। आज 100% ब्रोकन कम्प्लीटली बैन है, सिर्फ एक कोऑपरेटिव है एनसीएल, उसके थ्रू उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो आज हमारी गवर्नमेंट से मांग है कि भारत के किसानों को और एग्री के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जो आज बहुत सब्सटेंशियल हमारे फॉरेन एक्सचेंज के अंदर किसानों का बहुत बड़ा योगदान है और कृषि इंडस्ट्रीज का, क्योंकि वैल्यू एडिशन दिन पर दिन हमारे इंडस्ट्रीज लगती जा रही हैं, जिससे कि हिंदुस्तान के अंदर किसानों को उसका लास्ट लॉन्ग रन के अंदर फ़ायदा होने वाला है। और इसके अंदर एग्री के अंदर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। जो हमारे देश के अंदर यदि 140 करोड़ की जनता है, जिसके अंदर ग्रोथ रेट लगभग 3 से 5% का हमारी जनसंख्या क्या है, उसके लिए हमारे को एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए। तो एक किसान और एक एग्री एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे कि उसको भी हमेशा एक बूस्ट मिलेगा। गवर्नमेंट को मेजर जो बजट में लेने चाहिए, जो हमारी मेन रिक्वेस्ट है, इमीडिएटली जो रोड टैप है 1% से बढ़ाकर 3% किया जाए। दूसरा, पैकिंग मटेरियल के ऊपर एक्सपोर्टर्स को 18% पहले जीएसटी देना पड़ता है, बाद में रिफंड के लिए जाना पड़ता है। तो हमारी उनको रिक्वेस्ट की गई है फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि इसको, यदि कोई भी स्टार्ट ट्रेडिंग हाउस है उसकी अपनी अंडरटेकिंग के ऊपर वो 18% पहले जमा ना कराया जाए और डायरेक्टली उसको छूट दे दी जाए। जो एक्सपोर्ट के लिए जो भी प्रोडक्ट या जितने भी हमारी ट्रांसपोर्ट के ऊपर जीएसटी लगता है फ्रेट के ऊपर, पहले हम जमा कराएं, बाद में रिफंड के लिए जाएं, ये लंबा प्रोसेस है। लोगों का फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, फाइनेंस कॉस्ट है उसके ऊपर, वो जो आफ्टर ऑल प्रोडक्ट के ऊपर जाएगी तो हम कंपिटिटिव नहीं रहेंगे, तो हम लोग उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट से यही है कि जो हमने डिमांड उनके सामने रखी है उनको इम्प्लीमेंट करे और इमीडिएटली राहत दे, जिससे जो किसान
कि जो इसके अंदर देखा जाए जो किसानों को नुकसान हो रहा है इसको इनडायरेक्ट वे के अंदर, तो किसान इससे आगे आएंगे, प्रोत्साहन मिलेगा और ज़्यादा खेती बाड़ी करेंगे। कहीं ना कहीं सरकार का जो ध्यान है वो ये जाने वाला है कि पिछले बजट के अंदर हमने देखा था कि 1 करोड़ किसानों का टारगेट रखा गया था कि इनको ऑर्गेनिक की तरफ मूव करना है, और ऑर्गेनिक प्रधानमंत्री जी का भी सपना है, और कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस बार भी ऑर्गेनिक और स्टार्टअप्स को, एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स को यहाँ पर विशेष स्थान मिलने वाला है। उसको आप किस नज़र से देखते हैं? और अभी जो हाल फिलहाल के अंदर भी जो पेस्टिसाइड को लेकर के, पेस्टिसाइड रेजिड्यूज को लेकर के जो इंडस्ट्री को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, उसको लेकर के आपके पॉइंट्स? पेस्टिसाइड्स को मिनिमाइज किया जाए, इसको बैन किया जाए, इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे किसान भाइयों को है, क्योंकि यदि पेस्टिसाइड वो यूज करते हैं तो लॉन्ग रन के ऊपर उनको कैंसर की बीमारी और काफ़ी तरह की बीमारियां हैं जो इनडायरेक्ट वे में वो अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं। आप देखें कि सबसे ज़्यादा आज कैंसर की बीमारी पंजाब के अंदर है, क्योंकि पंजाब में पेस्टिसाइड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि कुछ जैसे ट्राइकोजोल, एक पूरे यूरोप के अंदर 0.10% से नीचे ही अलाउड है, पर हमारे ट्राइकोजोल जो पाया जाता है हमारे पैरामीटर्स में, क्योंकि 44 टेस्टिंग है राइस के लिए, यूरोप के लिए, उसके अंदर ट्राइकोजोल जो है सबसे मेजर जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है पेस्टिसाइड, तो उसको आता है हमारा 0.40, मतलब 4 गुना। पर इसके अंदर यदि हमारे कुछ हम लोगों ने जैसे फेडरेशन के माध्यम से यूपी के अंदर कुछ गांवों को हमने आइडेंटिफाई किया है, और उन गांवों के अंदर हमने लास्ट ईयर एक पायलट प्रोजेक्ट चालू किया, और उसके अंदर इतने अच्छे सक्सेसफुल रिजल्ट मिले हैं हमें। वहाँ की पैडी हम लोगों ने अपने यहाँ चलाई है, उसका ट्राइकोजोल 0.01% आया है, जो कि एक तरीके से जो पैरामीटर से भी 1/10। तो ये यदि हम इस तरीके से करेंगे तो हम यूरोप की मार्केट को बहुत अच्छे कैटर कर पाएंगे। अभी सऊदीया ने पीछे ये प्रॉब्लम क्रिएट की थी पेस्टिसाइड की, जिसकी वजह से एकदम से बैन लगा, पर उन्होंने इसलिए खोलना पड़ा या रिलैक्सेशन देना पड़ा यूएई को भी, सऊदीया को, कि अदरवाइज वो उनका राइस के ऊपर डिपेंडेंसी है, खाने के ऊपर नहीं करेंगे तो उनके यहाँ क्वैश हो जाता। कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी एक मेजर वहाँ का इशू था। बट ये लॉन्ग रन के अंदर आप देखेंगे पेस्टिसाइड को हमने कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले अगले 5 साल के अंदर हमारे किसान भाइयों के लिए या किसान इंडस्ट्री, एग्री इंडस्ट्री के लिए बहुत तकलीफदेह होने वाले हैं। चलिए अब चलते हैं हमारी सहयोगी नेहा के पास, जो कि किसानों के साथ इस समय पर बात कर रही हैं। नेहा, भारत की कृषि लगातार उन्नति की ओर बढ़ रही है। हमारे उत्पादों की मांग न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी हो रही है। ऐसे में हमारी सरकारों को हमारे किसानों को समृद्ध करना है। तो चलिए जानते हैं बजट 2025 से क्या है हमारे किसानों की उम्मीदें। मैं आ गई हूँ नरेला मंडी में और आज मैं यहाँ बात करने वाली हूँ किसानों से और कारोबारियों से। तो चलिए बात करते हैं उनसे और देखते हैं कि बजट 2025 से क्या है उनकी उम्मीदें। अभी केंद्रीय बजट आने वाला है 2025 कुछ ही देर में, तो ऐसे में आपकी क्या है कि किसानों के लिए ऐसा क्या किया जाए जिससे बजट में किसानों को फायदा मिले? हमारी कृषि भूमि के रेट तेज हों और सारी चीज़ों की सुविधाएं मिलनी चाहिए। मंडियों की बात करें तो मंडियां में किस तरह से बजट में आपको लगता है कि हमारे लिए कुछ ऐसा आना चाहिए जिससे आपके लिए उम्मीदें बनी रहे? उम्मीदें यह हमारे कृषि के रेट तेज होना चाहिए, जो हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। किसान के लिए तो वैसे गवर्नमेंट जो कुछ करना चाहती है, क्या करती है हमें तो पता नहीं है। इतना तो कह सकते हैं कि ये धान है, इसका फिक्स भाव होना चाहिए। जैसे कि 4000 है, 5000 है या 3000 है, ये पता ही नहीं चलता है कि धान फिक्स ही नहीं बिकता है कभी भी। इसका दाम फिक्स हो जाए तो उससे ये तो है कि हम अलीगढ़ ज़िले से यहाँ आ रहे हैं तो अपना धान अलीगढ़ ज़िले में ही बेच सकें। हम यहाँ तक लेके आ रहे हैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट के लिए, अपना कुछ जान बचाने के लिए किसान इधर उधर वापस। मेन जो मुद्दा है किसान का, वो किसान की फसल का भाव पिटता जा रहा है। पिछले साल के निस्बत देखा जाए
तो इस साल भाव बहुत ज़्यादा डाउन होते जा रहे हैं। इसमें किसान भी परेशान है, व्यापारी खरीदार भी परेशान है, सभी परेशान है। अगर माल कहीं बाहर एक्सपोर्ट हो जाए तो किसान को भी कुछ पैसा बचेगा, व्यापारी को भी पैसा बचेगा। इस साल जो है सभी जो है बिल्कुल डाउन स्थिति में जाने लग रहे हैं। जिस तरह से हमने यहाँ किसानों से बात करी, उससे हमें ये लग रहा है कि जो सबसे बड़ी अभी जो परेशानी चल रही है धान के बारे में, अगर हम बात करें तो धान का जो हमारा माल है वो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा, निर्यात नहीं हो पा रहा, उसमें बहुत सी अड़चनें आ रही है। इस पे हमारे पैनल पे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बैठे हैं, चलिए उनके साथ बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर धान के निर्यात में क्यों आ रही है ये परेशानियाँ। और अब कृष्ण जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप नरेला मंडी के प्रधान हैं, और किस तरीके की डिमांड आपकी निर्मला सीतारमण जी से है। उनका मोदी सरकार का जो तीसरा कार्यकाल है उसके अंदर में 8वां ये बजट, उस बजट से आपकी क्या उम्मीदें। सरकार से मांग करता हूं कि हमारी अनाज मंडी नरेला और नजफगढ़ जो है, नरेला एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी है। आप यहां देख लो कितनी पैडी आती है, और पैडी की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, पिछले साल जो है गवर्नमेंट ने $1150 के रेट बांध दिए थे एक्सपोर्ट के लिए, फिर $950 कर दिया, और ब्रोकन टुकड़े पर बिल्कुल 100% पाबंदी लगा दी, पार बॉइल्ड पर 20% एक्साइज ड्यूटी लगा दी। किसानों को भी काफ़ी नुकसान हुआ। हम सरकार से मांग करते हैं कि इन व्यापारियों के लिए एक तो इनकी सीमा बढ़ाई जाए रिटर्न की, और दूसरा टैक्सेस कम किए जाएं जो 18% और इससे ज़्यादा टैक्सेस हैं, जिससे खाने वाले को, आम आदमी को जो है सहूलियत हो जाए। डीजल पेट्रोल के रेट इतने महंगे हैं, सब चीज़ों पे, कृषि पे भी इसका असर पड़ता है। किसान ट्रैक्टर में एक बार 2-4-5 हज़ार का तेल डलवाता है, 2-3 एकड़ बाढ़ने के बाद तेल ख़त्म हो जाता है, कितनी महंगा उसको पड़ता है। गवर्नमेंट ने जो है इस तरह के जो है सब्सिडी देनी चाहिए किसानों को, औजारों पे, कृषि यंत्रों पे, ट्रैक्टरों पे सब्सिडी वगैरह इतनी देनी चाहिए जिससे कि हर किसान जो है अपनी खेती जो है बड़ी मजबूती से कर सके। और मेरा यही कहना है, एक व्यापारी कल्याण बोर्ड भी बनाना चाहिए, और जिससे किसान की फसलों के बारे में, और हमारे व्यापारी बहुत विद्वान हैं जो सरकार को सलाह देंगे किसानों के बारे में भी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के तुरंत बाद लौटते हैं, चर्चा जारी है यूनियन बजट प्री 2025-26। कर्नाटक के इस बुदियाड़ में लोगों से समझेंगे कि लोग कितने समृद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे किसान क्या वाकई अब आगे बढ़ रहे हैं। तो मुनाफा पा रहे हैं हमारे किसान? हाँ, खा रहे हैं। बदल रही है उनकी जिंदगी बदल रही है। जैसे दूसरे क्रॉप्स को कंपेयर करें तो ऑयल पाम की खेती करना बहुत अच्छा है। हम सब मिलकर के हमारा देश, हमारा राज्य को ऑयल इंपोर्ट से हम लोग बचा सकते हैं इन फ्यूचर। सरकार से सहायता मिलता है। लगाने से कटाई तक सब स्टेज में सरकार फार्मर का, किसानों का सहायता कर रहे हैं। देखिए कर्नाटक से कार्यक्रम किसान यात्रा 4 फरवरी मंगलवार दोपहर 3 बजे, पुणे प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा जारी है यूनियन बजट पर। यूनियन बजट 2025-26 में क्या है खास? निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या इस बार किसानों के लिए, कारोबारियों के लिए, कृषि जगत के लिए, निर्यातकों के लिए खास निकल करके आने वाला है, इस पर हमारी चर्चा जारी है। अजय जी, जहां आप कभी कभी 8-8 घंटे का जो रनवे था वो सिकुड़ करके अब 2 घंटे का रनवे बन गया, क्या ये एक फैसिलिटी सरकार ने आपको नहीं दी? उसके ऊपर पे कॉस्ट जरूर आई है। अब दूसरी चीज यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टार्टअप्स, यहाँ पर सरकार ने पिछली बार लगातार 3-4 सेशन से हम देख रहे हैं स्टार्टअप्स को काफी इंसेंटिव्स दिए गए हैं। यहाँ पर कृषि की तरफ सरकार का काफी जो ध्यान है वो केंद्रित हुआ है। शेयर मार्केट ट्रेडिंग के अंदर में सीटीटी इंक्रीज किया था लास्ट बजट के अंदर में, इस बार आपको कैसा दिखता है? नमस्कार सुरेश जी।
तो सबसे पहले देखिए, ये बजट जो है वो 3.0 है, तो 3 गुना होना चाहिए। और बिल्कुल जो आपने बताया कि जिस ढंग से जो पहले ट्रैवलिंग डिस्टेंस थी वो 8-8, 10-10 घंटे का होता था, रोड्स काफ़ी अच्छी बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनी है। मैं एक नंबर बताना चाहूँगा कि आज इंडिया का जो GVA है वो करीबन 18% है, जो लगभग 23 लाख करोड़ का हम लोग एग्रीकल्चर जो सपोर्ट करता है। वहीं अगर हम एक्सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो एक्सपोर्ट में भी वर्ल्ड का 22% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर करता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर। और बजट में हमने देखा है, चाहे कोई भी सरकार हो, सबसे पहले बजट के अंदर एग्री को ही फोकस करते हैं। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि जब मैं कोई अच्छे एक थिंक टैंक से बात करता हूँ, कोई पॉलिसी में चेंजेस आता है, तो ग्राउंड लेवल पे आने में जरूर समय लगता है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ने काफ़ी काम भी किए, चाहे हम सॉइल के ऊपर बात करें, फार्म इनकम की बात करें। लेकिन कमिंग बैक, अगर जैसे आपने स्टार्टअप की बात की, तो मैंने ये पिछले 2-5 सालों में चीज़ देखी है कि जो स्टार्टअप की बात हो रही थी कोविड के बाद से ही, हमने देखा कि जो स्टार्टअप फंड है वो एग्री बिजनेसेस के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं इंडिया में। चाहे हम एग्री फाइनेंस की बात करें, चाहे लॉजिस्टिक की बात करें, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो सभी का इंटरेस्ट इंडिया पे आ रहा है। और वर्ल्ड में आज इंडिया जिस ढंग से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में अपना दबदबा बढ़ा रहा है, एक्सपोर्ट में दबदबा बढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक लाइमलाइट में जरूर रहेगा। तो मुझे लगता है कि जो फ्यूचर मार्केट है वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकता है। चाहे आज MSP की जब हम बात करते हैं, तो मुझे बताने में खुशी होगी कि आज फ्यूचर और ऑप्शन भी अभी हमने देखा कि हमारे फ्यूचर मार्केट पे आ चुका है। तो ऑप्शन के जरिए फार्मर अपने प्राइस को फिक्स कर सकते हैं। जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, मैं काफ़ी कॉर्पोरेट्स के साथ कनेक्टेड भी रहता हूँ, आप अपना प्रोक्योरमेंट कॉस्ट फिक्स कर सकते हैं। जहाँ पे आपको जो भी परचेजेस करने हैं वो भी आप फ्यूचर मार्केट से प्रोक्योरमेंट में ले सकते हैं। बहुत बार हमारे पास माल पड़ा रह जाता है, जैसे आज हम ये मंडी में देख रहे हैं, तो ये चीज़ भी हम एक्सचेंज पे हैज करके चल सकते हैं। तो आई थिंक बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि कोई भी अगर पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंटेशन करना है तो ग्राउंड लेवल पर आते आते काफ़ी समय लग जाता है। तो आज डिजिटल युग है, यहाँ पर गवर्नमेंट को और थोड़े से एफर्ट्स करना पड़ेगा, एसोसिएशन को एफर्ट्स करना पड़ेगा। और डेफिनेटली आप जैसे चैनल भी एफर्ट्स कर रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे जाकर जो जानकारी दी जा रही है उसका बेनिफिट आने में थोड़ा समय जरूर लग रहा है। बट आई थिंक ये बजट से यही उम्मीद है कि फंड एलोकेशन जो है वो और बढ़ना चाहिए एग्रीकल्चर में। और साथ में जो स्टोरेज है या पोस्ट हार्वेस्टिंग जो चीज़ें इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी मुझे लगता है कि काफ़ी नई चीज़ आ सकती है इस बार बजट के अंदर। सूरज जी, सुनील जी, आपने एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट की पॉलिसीज़ के ऊपर पे बातचीत की। मैं ये डाटा फाइंड आउट कर रहा था, 26 नवंबर 1947 को अपना पहला, आज़ादी के बाद पहला वो बजट था। और उसके बाद लगातार अगर हम एक्सपोर्ट की अगर वैल्यूज़ की बात करें तो आज कृषि क्षेत्र का जो एक्सपोर्ट है वो करीब करीब 55 अरब डॉलर के आसपास का है। और सरकार का जो टारगेट है अगले 3 से 4 साल का, वो 100 अरब डॉलर का है कि इसको जस्ट लगभग डबल कर देना है। तो लगातार एग्री जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तो बड़े ही बड़े हैं। अब बात आ जाती है तिलहन और दालों की, कि वहां पर अभी हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं आज़ादी के बाद से अब तक। खाद्य तेलों में तो सरकार ने इंप्लीमेंट कर दिया पाम ऑयल। अब पाम ऑयल के अंदर में लगातार प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है और पाम ऑयल यहाँ पर एक रेवोल्यूशन सरकार की तरफ से लेकर के आया गया है जो बहुत जल्द अपने नतीजे भी देगा। दालों के अंदर में हम आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो पा रहे? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैं इस क्वेश्चन का सही बताऊं तो मैं वेट कर रहा था। सबसे बड़ी बात आपने बोला आत्मनिर्भर के लिए। हम आत्मनिर्भर जब होंगे जब हम किसान, इंडस्ट्री और कंज्यूमर, इन तीनों के बीच में जो तालमेल बिठाने के लिए बार बार नीतियों को चेंज करते हैं, वो नीतियों को चेंज करना बंद कर दें। हम 80 करोड़ जनता को सब्सिडाइज रेट में खाना उपलब्ध कराते हैं, जो प्रधानमंत्री योजना है उसमें, ICDS में और मिड डे मील में, सब में मिला के हम करीबन 80 करोड़ जनता को हम करीबन देते हैं। तो हमने अपनी जो कम आय वाले जो वर्ग हैं उसको हम जो है पोषण करा रहे हैं। बाकी बचते हैं इंडस्ट्री या फिर व्यापारी या फिर नौकरी पेशा बंदे, जो शायद थोड़ा बहुत आप ऊंची यदि भाव में आपको यदि एग्री कमोडिटी मिलती है तो वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि कंज्यूमर का निचली आय को आप बांटें, ऊपरी आय वालों को थोड़ा आप उनको देने दें, लेकिन किसानों और इंडस्ट्री और देश हित में आप ऐसी पॉलिसी बनाएं कि किसानों के लिए हमेशा ठीक रहे, तभी हम आत्मनिर्भर बनेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि एसोसिएशन के
रिप्रेजेंटेटिव को, एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट को टीम में लिया जाए ताकि पॉलिसी बनाते समय सरकार को सही दिशा और सही गाइडेंस मिल सके। क्योंकि आज हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि कितना प्रोडक्शन होगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्शन के लिए वही पटवारी वाला काम है। हमारे पास अभी जीपीएस में कितनी दाल में कितनी ज़मीन पे क्या उगाया जा रहा है, हमारे पास कोई सिस्टम इसके लिए नहीं है। दूसरा, यील्ड कितनी आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ वेदर पे डिपेंड है, कभी बारिश कम, कभी बारिश ज़्यादा, कभी गर्मी कम, कभी गर्मी ज़्यादा, तो इस पर डिपेंड ज़्यादा होता है। तो हम इसको पहले से नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि कैसा प्रोडक्शन बैठेगा। यदि हमें आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें भाव किसानों को अच्छे देने होंगे और एक स्टडी भाव देने होंगे। ऐसा नहीं कि कभी 30 रुपये। सबसे ज्यादा जो एमएसपी है वो दालों पर ही है। बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी सरकार कितना खरीदती है? 25% से लेकर 40% तक। उसके बाद जो माल बिकता है वो इंटरनेशनल भाव के आधार पर रहता है। यदि आप एमएसपी को बहुत ऊपर कर देंगे इंटरनेशनल मार्केट से और बाकी का भाव यदि आपका नीचे बिकेगा, तो किसान का यदि 60% भाव माल उसका नीचे बिक रहा है तो वो दालों की तरफ नहीं जाएगा। और यदि आप केवल गेहूं और चावल उसी पे आप एमएसपी पे खरीदते रहेंगे तो शायद तिलहन और दलहन पे हम कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। तो हर कमोडिटी को कैसे आप इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए आप पॉलिसी बनाएंगे, इसके लिए मैंने जैसा बोला, ज़रूरी है कि आप एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव को और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट को साथ में रखते हुए पॉलिसी बनाएं। प्रेम जी, जैसा कि अभी बलदेवा जी ने कहा, इसको मैं एक छोटा सा शब्द दे रहा हूँ, फिग, फार्मर, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट। ये जो पार्टनरशिप है, ये अगर जब तक इसके अंदर में बॉन्डिंग नहीं आएगी तो एग्रीकल्चर के अंदर में जो $100 बिलियन का एक एक्सपोर्ट का जो टारगेट सरकार ने लिया है वो अचीव होता हुआ दिखाई नहीं देगा। अब उसको लेकर के आने के लिए चैलेंजेस, आपको क्या लगता है कि कहां पर चैलेंजेस हैं? दूसरा, जो इन्होंने चावल के निर्यात की जो बात उठाई, और तो वहां पर एक दिक्कत कहां आती है? दिक्कत ये आती है कि चावल के अंदर में बहुत ज्यादा पानी की यूटिलाइजेशन होती है, कंजम्पशन बहुत हैवी होती है। मनचंदा जी, मैं आज देखिए दूरदर्शन के चैनल के ऊपर हम बैठे हुए हैं, जो एक हमारे भारत का सबसे बड़ा टीवी नेटवर्क चैनल है जो गांव-गांव में जाता है। मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, यदि आज गवर्नमेंट की जो सोच है कि हिंदुस्तान से हम चावल जो एक्सपोर्ट करते हैं वो एक तरीके से पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक सोच गलत है। यदि इस पानी को किसान भाई, यदि खेतों के अंदर, क्योंकि धान की जब फसल की जाती है 4 इंच पानी, 6 इंच पानी को खड़ा रखना पड़ता है क्रॉप को उगाने से पहले, और ये वो टाइम होता है जब बारिशों के दिन होते हैं। यदि इस पानी को इसमें नहीं रोकेंगे, ये बहकर नदियों में चला जाएगा और नदियों से समुद्र में चला जाएगा। जब एक जो हमारे मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च की और बोला कि उन्होंने एक विजन बनाया कि पूरे हिंदुस्तान की नदियों को जोड़ दिया जाएगा। जब जोड़ दिया जाएगा तो समुद्र में वो पानी नहीं जाएगा यदि नदियों का, तो वो पानी सारा का सारा हमारे खेतों के अंदर काम होगा या पूरा प्रिजर्व होगा, तब उसको हम कर सकते हैं जिस दिन वो हो जाए। पर उससे पहले आज के दिन यदि हम इसको नहीं करेंगे तो आप देखेंगे इसका लॉन्ग रन के ऊपर बड़ा भारी नुकसान होगा। क्योंकि आज जब वो खेतों के अंदर पानी को रोका जाता है तो पानी भाप बनकर उड़ता है, हमारे आसपास के इलाकों के अंदर उसकी बारिश होती है। अदरवाइज ये क्या होगा, रेगिस्तान बन जाएंगे यदि हम पानी को बिल्कुल ऐसा नहीं रोकेंगे। जमीन का जो स्तर है, आप दिल्ली के आसपास या हरियाणा में जो पहले 30 फुट 25 फुट या 40 फुट पर पानी का होता था लेवल, आज वो 250 फुट जा चुका है। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा प्रोत्साहन दूसरी खेती को दे रहे हैं। पर इसके लिए यदि आप एक लॉन्ग टर्म प्रॉपर बनाएं, एक्सपोर्ट के लिए आप इसको 28 रुपये में कर दें, जिसको जितना माल उठाना है उठा लीजिए। आपको स्टॉक से प्रॉब्लम है, स्टॉक की प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। दूसरा, आपने भारत राइस बनाया 24 रुपये के अंदर, 24 रुपये में खोल दीजिए, जितना बेचना है बेचिए आप ओपन मार्केट से। अब उनको एक रिस्ट्रिक्शंस कर दी गई हैं कि सिर्फ ये जो राइस बिकेगा ये सिर्फ आप रिटेल के थ्रू बेच सकते हैं। जब से ये नई पॉलिसी आई, आप देखें कि मुश्किल से 500 टन 700 टन या 1000 टन से ज़्यादा तीनों संस्था मिलकर नहीं बेच पाई हैं। यही दालों में हाल है, कंज्यूमर तक पहुंच नहीं पाती हैं चीज़ें। तो इसको प्रॉपरली करें, ओपनली करें। जैसे राइस एक्सपोर्ट के अंदर आज भी ब्रोकन के ऊपर बैन किया हुआ है कि एक NCL है वही एक्सपोर्ट करेगी। क्यों? आज कांडला पोर्ट के ऊपर लगभग 2 लाख टन 100% ब्रोकन का स्टॉक रखा हुआ है।
उसको यदि एथेनॉल प्लांट को ले जाकर हम सेल करते हैं तो एथेनॉल प्लांट लेगा ही नहीं किसी हालत में, क्योंकि उसको अपने आसपास के अंदर 22 से 25 रुपए के बीच में अवेलेबिलिटी है। आज उस ब्रोकन को आप प्राइवेट ट्रेड को दे दीजिए एक्सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट प्राइवेट ट्रेड कर पाएगा। आपने एक एनसीएल बना दिया, एक आदमी को बिठा दिया वहां पर बनाकर उसका मालिक, और वो पूरा का पूरा काम कर रहा है, जिसको इतनी समझ ही नहीं है चावल के धंधे की, वो क्या उसके करेगा। गवर्नमेंट की सपोर्ट उसको आप करेंगे, फाइनेंशियली हर चीज़ से करेंगे और मोनोपोली करके रख देंगे। मेरा मानना है कि हम ट्रेड को ओपन करें और इसको किसी तरह की पाबंदियों से दूर करें। यदि आपको देना है एथेनॉल प्लांट्स की, उसको 22.5 में आपने रेट रखा है, आप अपने स्टॉक से जितना मर्जी दे दीजिए। इतना हिंदुस्तान के पास राइस का स्टॉक है कि अगले 3 साल भी कमी होने वाली नहीं है यदि क्रॉप को ना भी करें। तो फिर तो इसका मतलब है कि प्राइसेस के ऊपर पे एक बर्डन आएगा अगर इतनी क्रॉप और स्टॉक अवेलेबल है तो। आप ये मंडी में देख लीजिए, हमारे प्रधान जी बैठे हुए हैं, आप ये बता सकते हैं मैन यहाँ पर क्या हालत है मंडी के अंदर आज तक के, वरना भारत के अंदर नहीं हुआ किसी मंडी के अंदर कभी धान आया हो और शाम से पहले पूरा धान ना उठ गया हो, कि धान आता था और शाम को हम पूछते थे प्रधान जी से कि भाई प्रधान जी क्या कुछ बचा क्या, कहते हैं कुछ नहीं, देखने को एक दाना नहीं है, अब कल सवेरे जो नई आए किसान लेकर आएंगे वो होगा। आज हालत ये है जो किसान लेकर आते हैं एक हफ्ता माल बिकता नहीं है, तो वो क्या हालत है। बंसल साहब, एक चावल को लेकर के एक छोटी सी दिक्कत क्या आती है, वो ये दिक्कत है कि पेस्टिसाइड बड़ा यूज होने लगा है। मैकेनिज्म अपने पास मंडी के अंदर में क्या ऐसा है कि जैसे पैडी आती है किसान लेकर के आता है कि उसका तुरंत हाथों हाथ टेस्ट हो जाए कि इसके अंदर में कितना पेस्टिसाइड अवेलेबल है? यहाँ पर जी कोई सिस्टम ऐसा नहीं है हमारी मंडी में अब उसको जो हम चेक कर सकें। किसान आता है वो कहता है कि मेरी तो पेस्टिसाइड है नहीं है, तो यहाँ कोई थर्मामीटर या कोई ऐसा यंत्र नहीं है कि उसको चेक करके बेचें। आज हमारी मंडी में आप देखो लाखों बोरी जो है पैडी पेंडिंग है, लाखों बोरी पेंडिंग। यहाँ 2-2 लाख बोरी जब भी आई बाहर एक्सपोर्ट होया, एक्सपोर्टरों ने 2-2 लाख बोरी उठाई, हाथ के हाथ सारा माल बिक गया। अगले दिन रात को सुबह फिर वही मंडी भर गई। आज आप देख रहे हैं कितना ये एक महीने से माल पड़ा हुआ है, लाखों बोरी बिक नहीं रहा है सिर्फ मंदे के कारण, और ना एक्सपोर्टर इसको परचेज कर रहा है। इसमें बंसल साहब मंदा भी एक कारण है, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है पेस्टिसाइड का प्रयोग, जिसको लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि पेस्टिसाइड रेजिड्यूज और पेस्टिसाइड का जो यूज है इसको कम किया जाए। गर्ग साहब, इसके अंदर में हमने देखा है कि पेस्टिसाइड का जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है, क्योंकि मंडी के अंदर में किसान लेकर के आया, टेस्टिंग का मैकेनिज्म, इस इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या ये लगता है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बिल्ड करने की आवश्यकता है इस बजट के अंदर में? क्या इसको लेकर के खास तवज्जो नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। हमने बजट के अंदर ये भी डिमांड की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए और नई नई लैब्स को बनाने के लिए एक बजट रखना चाहिए। इसके लिए अभी IRF ने एक 10,000 फुट के अंदर हमें मंजूरी मिली है, एक लैब बना रहे हैं, नॉट ओनली राइस, उसके अंदर सभी तरह की दालें या ऑयल सीड भी टेस्ट होंगे और उसको गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और जो आज के दिन आज पेस्टिसाइड का सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम है कि 6,000 रुपया एक टेस्ट को करने का लगता है, तो हर आदमी घबराता है कि यदि मैंने 10 सैंपल करा लिए 60,000 तो मेरे खर्चे के चले गए, तो मैं एक कंटेनर एक्सपोर्ट करूँगा तो उसमें कैसे करूँगा, क्योंकि कोई भी व्यापारी एक कंटेनर एक्सपोर्ट करने में 10 से 15,000 रुपया 20,000 रुपया कमाता है मैक्सिमम, और यदि उसके अंदर 60,000 रुपया वो सिर्फ पेस्टिसाइड टेस्ट पर दे देगा, तो इसके लिए IRF ने लैब ईजाद करने का किया है, जो कि अगले 6 महीने के अंदर लैब चालू हो जाएगी। और इसके लैब के अंदर सिर्फ 500 रुपये जो 6,000 का टेस्ट है उसका प्राइस चार्ज किया जाएगा, जो कि उसके अंदर क्योंकि टेस्ट करने के अंदर कंज्यूमेबल लगते हैं, उस रेट के ऊपर जितने भी IRF के मेंबर्स होंगे तो उसके लिए ये रेट किया जाएगा। हालांकि उसके अंदर इस पर मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का। सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि पेस्टिसाइड का प्रयोग कम किया जाए और उसका उत्पादन के ऊपर भी कोई असर ना आए, तो ऐसे कौन से इस समय पर हथियार या यूं कहें कि औजार हमारे पास में मौजूद हैं, उस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कृषि व्यवसाय को आपने महत्वपूर्ण व्यवसाय बताया है, तो किसानों के लिए कितना काम हुआ है? किसानों को आप किस तरह से आगे की पंक्ति में लाने का काम कर रहे हैं? कृषि के क्षेत्र में तमाम ऐसी योजनाओं को लागू करने का काम किया जिससे किसानों को राहत ही नहीं मिली
आधुनिक खेती की तरफ भी बढ़ने का एक अवसर मिला है। किसानों के लिए सीधा और आसान माध्यम क्या है कि किसान आज की हाईटेक खेती को समझ पाए, आज के विज्ञान को समझ पाए? किसान फसल बीमा की योजना के अंतर्गत सस्ते उपकरण देकर, उनको फ्री में बीज देकर, सॉयल हेल्थ कार्ड बनाकर धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे प्रगतिशील किसान हैं जो आधुनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए खास मुलाकात लोकसभा के सदस्य प्रवीण पटेल जी के साथ 2 फरवरी रविवार शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चलते हैं हमारी सहयोगी नेहा के पास। नेहा, किसानों का क्या कहना है, क्या डिमांड्स हैं 2025-26 बजट निर्मला सीतारमण जी से, और मोदी सरकार के इस तीसरे कार्यकाल में किसानों की क्या मांग? हमारा किसान अगर समृद्ध है तो हमारा देश भी समृद्ध है। ऐसे में हमारे किसानों को समृद्ध बनाने के लिए ज़रूरी है उनकी मेहनत और साथ के साथ सरकार की वो योजनाएं जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। बजट 2025 बस कुछ ही देर में दस्तक देने वाला है, तो चलिए बात करते हैं नरेला मंडी के किसानों से और कारोबारियों से कि क्या है उनकी उम्मीदें बजट 2025 से। मेरे साथ है, आपका नाम? एम सिंह कुशवाहा, जिला हाथरस से आया हूँ। मैं धान लेके आया हूँ नरेला मंडी से। ये धान की उम्मीद हम लेके आते हैं, मामे के हमारे 4,000 रुपये के 45 रुपये के, वो यहाँ उम्मीद लेके आते हैं। यहाँ के 2,500, 2,000, कोई 3,000 रुपये के रेट में बिकता है। कोई उम्मीद हमारी सब टूट जाती है। किसान तो आता है वहाँ से अनाज इकट्ठा करके लेके आता है यहाँ पर, और बढ़िया लोग होते हैं, व्यापारी बोलते हैं, वो यहाँ आकर देखते हैं, किसान तो आके दे बैठ जाएगा, किसान को कोई उम्मीद नहीं रहती है। व्यापारी आते हैं, वो अपने आप रेट करके, वो माल है 3,000 का, वो आगे 2,500 में लेके चले जाते हैं। किसान तो बेटा देखता रहता है, कुछ नहीं कर पाता है। तो आपको सरकार से क्या उम्मीदें हैं कि सरकार आपके धान के लिए क्या ऐसी चीज़ लाए जिससे आपको मदद मिले? ये फिक्स रेट हो, कम से कम फिक्स रेट हो जाए तो किसान को उम्मीद है। हमारा बिकना है 2,500 तो 2,500 बिकेगा, तो 3,000 बिकना है तो 3,000 ही बिकना चाहिए। अब पैडी में किसान को कैसे फ़ायदा मिले, व्यापारियों को कैसे फ़ायदा मिले, मेन मुद्दा आता है वो। अब कहने का मतलब आप ये समझो कि आज एक्सपोर्टर से कुछ खर्चे कम किए जाएं, या मार्केट में जो GST 18% है उसको कुछ कम किया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि GST हटा दूँ, क्यों, बेनिफिट भी होना ज़रूरी है। तो कुछ GST कम करो, मंडी के जो खर्चे हैं, थोड़े से टैक्स हैं, वो पैडी पे कम करे जाएं। एक्सपोर्टर या मिलर्स रेट बढ़ाएगा, उसका बेनिफिट किसान को भी मिलेगा। जब किसान को बेनिफिट मिलेगा, आज मजदूरों की जो मजदूरी है, अगर रुपये 2 रुपये बढ़ानी भी पड़ गई तो जमींदार खुशी से दे के जाएगा। ऑलरेडी जब उसको रेट मिलेंगे तो वो यहाँ किसानों को भी फ़ायदा, मजदूरों को भी फ़ायदा, आढ़तियों को भी फ़ायदा। आज कोई बड़ा आदमी है, मीडियम क्लास का है, वो तो 50 किलो 1 कुंटल माल लेता है, उसको तो कम GST में मिल जाता है। जो किलो 2 किलो ले वो 18% GST देता है। तो खर्चे तो कम होने चाहिए ना। बहुत सही बात कही सर आपने। GST की कम करने की मांग, और ऐसी उम्मीद लग रही है कि शायद इसमें कुछ परिवर्तन ज़रूर होगा। हमें सरकार से पूरी उम्मीद है कि वो हमारी किसानों की इस बात को ज़रूर सुनेगी और GST की दरों को कम करेगी। तो चलिए हम बात करते हैं और चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ कि क्या राय है उनकी इस पर। तो नेहा, मुझे लगता है कि जो किसानों की ये जो उम्मीदें हैं इस बजट के अंदर में पूरी होंगी, और हमारे इस माध्यम से निश्चित तौर के ऊपर पे निर्मला सीतारमण जी के पास में उनकी ये डिमांड्स पहुंची होंगी, सरकार के पास ये बातें पहुंची होंगी, और उम्मीद करते हैं कि जल्द उनकी ये मांग इसी बजट के दौरान पूरी होती हुई दिखाई देंगी। और अब एक नजर डाल लेते हैं कि पिछले 5 साल के अंदर में कृषि उद्योग ने विदेशी धरती के ऊपर पे अपना परचम कितना लहराया, और क्या एक्सपोर्ट फिगर्स हैं, लगातार एक बढ़ता हुआ ये एक्सपोर्ट, और किसानों के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि इन एक्सपोर्ट के अंदर में FPO और FPC की खासी भागीदारी यहां पर दिखाई दी है। भारत कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में हर साल नई ऊंचाइयां छू रहा है। उत्पादन के मामले में पुराने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो रहे हैं। एक जमाना था जब हमें घरेलू जरूरतों का अनाज भी विदेशों से मंगाना पड़ता था, लेकिन आज हालात बदल गए हैं
और हमारे किसान कामयाबी की नई इबारत लिख रहे हैं। आज बहुत सारी फसलों की उपज घरेलू खपत से कहीं ज्यादा है। ये सरप्लस उपज ही निर्यात को 4 चांद लगा रही है। किसी भी वस्तु का निर्यात विदेशी मुद्रा अर्जित करने का अच्छा स्रोत है। कृषि इस मामले में शानदार भूमिका निभा रही है और उसे विस्तार भी दे रही है। 2023-24 के दौरान भारत से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का निर्यात 3,500 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक जा पहुंचा है। 2019-20 में ये महज 2,036 करोड़ डॉलर था। अलग अलग फसल समूहों की बात करें तो 2023-24 में अनाजों का कुल निर्यात 780 करोड़ डॉलर, दलहनी फसलों का 45 करोड़ डॉलर और तिलहन का 103 करोड़ डॉलर रहा। 2023-24 के दौरान भारत ने करीब 5,94,000 टन दालों का निर्यात किया। भारत में चूंकि दालों की बहुत ज्यादा खपत है, इसलिए सबसे बड़े उत्पादक होने के बावजूद हमें दालें आयात करनी पड़ रही हैं। 2023-24 में दालों का कुल आयात 47,38,000 टन रहा। 2023-24 में लहसुन का निर्यात भी शानदार रहा। इस दौरान भारत ने 73,950 टन लहसुन दूसरे देशों को भेजा, जिससे 44,118 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई। कुल मसालों की बात करें तो 2023-24 में इनका निर्यात 15,40,000 टन रहा, जिससे रिकॉर्ड 4,464 लाख डॉलर की कमाई हुई। भारत चावल, गेहूं और दूसरे अनाजों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। वैश्विक बाजार में भारी मांग भारतीय अनाज उत्पादों के निर्यात के लिए बेहतरीन माहौल बना रही है। और अब इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं आईग्रेन से मिस्टर राहुल चौहान जी। राहुल जी, स्वागत है आपका अपना कमोडिटी एक्सपर्ट में। और राहुल जी, मेरा आपसे सीधा सीधा सवाल, निर्यात के फिगर्स लगातार बढ़े हैं। सरकार की कोशिश है कि $100 बिलियन का कृषि उत्पाद किया जाए, एक्सपोर्ट किया जाए, और इसके अंदर में जो चैलेंज दिखाई दिए वो चैलेंज एक है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी काफी कमजोर यहां पर दिखाई देता है। वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, क्योंकि वेयर हाउस जो बिल्ड करता है वहां पे एक चैलेंज क्या आता है, चैलेंज ये आता है कि एक सीजन के लिए मान लीजिए कि अभी जैसे धान आ रहा है, तो धान आया, वेयर हाउसेज में लग गया, लेकिन 3 महीने में वो खाली हो गया। अब वो वेयर हाउस जो वो खाली पड़ा है, अब उसकी जो कॉस्ट है उसको किस तरीके से देखा जाए, ये एक जो चैलेंज है वेयर हाउस इंडस्ट्री की तरफ से यहां पर दिखाई दे रहा है। दूसरा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुए हैं, और अब तो अगर मैं कहूं एयर कार्गो की तरफ भी सरकार का खासा ध्यान है। एयर कार्गो की तरफ सरकार ने काफी तवज्जो दी है कि डेस्टिनेशन के ऊपर पे जितने भी पेरिशेबल आइटम्स हैं वो तुरंत पहुंच सकें, लंबी जर्नी सी के द्वारा करके ना जानी पड़े, वो बाय एयर जो है वो पहुंचा दी जाए। इसको किस नज़र से देख रहे हैं आप? नमस्कार किसान भाइयों को मेरा राम राम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपको कि इस बजट प्रोग्राम में मेरे को आमंत्रित किया। देखिए, एक्सपोर्ट मामले में भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा चावल के मामले में निर्यातक देश है। मसालों में भी हम अच्छी क्वांटिटी में निर्यात करते हैं। प्रोसेस्ड जो हमारे मेवे हैं उसका भी हमारे कंट्री से अच्छा निर्यात होता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे कि आपने पहले बताया कि जो हमारे क्रॉप्स में जो पेस्टिसाइड जो यूज़ हो रहा है आजकल ज़रूरत से ज़्यादा, उस वजह से जो हमारे उत्पाद हैं उसकी एक तो विदेशों में बदनामी हो रही है, प्लस वहाँ पहुँचने के बाद जब उसकी टेस्टिंग होती है, जब उसमें रेजिड्यूज आते हैं इसके पेस्टिसाइड के, तो वो जो है शिपमेंट वो वापस बुलानी पड़ती है। तो इस तरीके के मतलब बजट में कुछ एक ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जो इंडिया से बाहर कोई भी उत्पाद जा रहा है उसका प्रॉपर टेस्टिंग हो, और लैब्स बनाई जाएं पोर्ट लेवल पर, मंडी लेवल पर भी लैब्स की बहुत ज़रूरत है, ताकि जो सही माल है जो एक्सपोर्ट के लिए जा रहा है उसको वो हो जाए। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, अब जैसा कि आप जानते हैं कि बिना पेस्टिसाइड के, बिना कीटनाशक के आजकल तो ऐसे ऐसे केमिकल्स आ रहे हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ख़राब हैं। आप देखेंगे नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं कैंसर के, किडनी रोग के कितने बढ़ रहे हैं, और ये चीज़ जो धान है जैसा ये है, ये चीज़ हम खा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा एक मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे क्वालिटी पे जो है ज़्यादा कंट्रोल रहे, और जो हम चीज़ें खाएं वो अच्छी रहें। आप यकीन नहीं मानेंगे, यूरोप और अमेरिका में इतने अच्छे स्टैंडर्ड्स हैं कि अगर कोई भी व्यापारी, मिलर या किसान
पेस्टिसाइड का इस्तेमाल अधिक करता है तो उसको सजा तक का प्रावधान है, परंतु यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो इस टाइप की थोड़ी पॉलिसीज में बदलाव होना चाहिए और बजट एलोकेशन क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए प्रावधान देना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। अजय जी, आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि एग्रीकल्चर इस बार का भी खास सेगमेंट रहने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने पर सरकार का ध्यान है, वेयर हाउस सेटअप करने के लिए, कोल्ड स्टोर चेन सेटअप करने के लिए ऑलरेडी स्कीम्स अवेलेबल हैं, सब्सिडीज अवेलेबल हैं। सोलर पैनल अगर आप खेतों में लगा रहे हैं उसके लिए आपके पास में सब्सिडीज अवेलेबल हैं। चौथा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंटरनेशनल मार्केट को ध्यान में रखते हुए, जैसे अभी हम ग्रेप्स का ये एक उदाहरण लें तो नासिक का ग्रेप्स जो है मैक्सिमम आपका एक्सपोर्ट हो रहा है, अनार एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इसको देखते हुए आपको फ्यूचर क्या दिखाई देता है, स्कोप क्या दिखाई देता है? और हमने यंग जनरेशन को एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ मूव करते हुए देखा है। जो आपका हॉर्टिकल्चर है उसके ऊपर सरकार का खास ध्यान है कि जो रेगुलर जो क्रॉप्स हैं जैसे गेहूं है, चावल है, वहां से किसान हट करके ऐसी आइटम्स को उगाए कि उसका हम निर्यात कर पाएं। अभी पिछले कई टाइम के अंदर में हमने एक साल के अंदर में देखा एवोकाडो बाहर से आता था, अब देश के अंदर में इजाद हो रहा है, वहाँ पे देश के अंदर में उसका खासा प्रोडक्शन है। जो इसकी ज्योग्राफी है अपने हिंदुस्तान की वो काफ़ी लाजवाब है। इसमें आपको एवोकाडो भी उगता हुआ दिखाई देगा, इसमें आपको ड्रैगन फ्रूट भी उगता हुआ दिखाई देगा, इसमें आपको चीकू भी उगता हुआ दिखाई देगा। तो जो आपकी विदेशी धरती के ऊपर पे जितने भी क्लाइमेट्स हैं, आपको भारत के इतने एरिया के अंदर में सभी टेम्परेचर, सभी क्लाइमेट्स यहाँ पर दिखाई दे देंगे। इसको किस नज़र से देख रहे हैं आप? बिल्कुल सूरज जी, जो आपने कहा है, इंडिया अगर हम देखें तो वर्ल्ड वाइड जितने भी टेम्परेचर या जितने भी मौसम है वो हमें देश में मिल जाता है। चाहे हम कश्मीर की बात करें तो यूरोप का पूरा मौसम मिल जाता है, साउथ की बात करें तो ट्रॉपिकल मिल जाता है, ईस्ट वेस्ट, तो सभी जगह से सभी चीज़ मिल रही है। और सबसे अच्छी चीज़ है जो नई यंग जनरेशन है, इनका अब कहीं ना कहीं फोकस है वो एग्री कमोडिटीज़ पे आ रहा है। मैं काफ़ी पिछले साल भर में जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो देख रहे हैं कि एग्री फाइनेंस के अंदर उनका इंटरेस्ट है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे उनका इंटरेस्ट है, साथ में वेयर हाउसिंग के अंदर, और काफ़ी मतलब जो एग्री इनपुट्स की बात कर रहा हूँ मैं, हॉर्टिकल्चर में भी देख रहा हूँ। तो गवर्नमेंट का भी एक नज़रिया ये हो चुका है कि इंडिया में सबसे बड़ी ताकत हमारी पॉपुलेशन है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सबसे बड़े कंज्यूमर भी हम ही हैं। तो एक तरफ फूड ग्रेन्स, इनके ऊपर गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हम सेल्फ रिलायंट बने, वहीं हॉर्टिकल्चर कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट में, जैसे आपने बिल्कुल सही चीज़ बताई कि एवोकाडो की हम बात कर रहे हैं, अब हम प्रोड्यूसर बन रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट कभी हम इंपोर्ट किया करते थे, आज आप है ना महाराष्ट्र में जाइए, ड्रैगन फ्रूट हो गए, यहाँ पे उनका प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ रहा है। साथ में अभी अमरूद की बात करें तो अभी आज आप देखिए जो पहले थाई से अमरूद आते थे वो आज हम इंडिया में भी कहीं ना कहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एक तरफ हम हॉर्टिकल्चर में हमारा मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं, वहीं ग्रेन्स या पल्सेस है, यहाँ पे भी गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन करने में समय भी लगता है, पैसा भी लगता है और लॉन्ग टर्म विजन भी लगता है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे उसके ऊपर हम जा रहे हैं। बट आई थिंक कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और नया जो ब्लड अभी एग्रीकल्चर में जुड़ रहा है, इनको और थोड़ा सा प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि इस बजट में जैसे बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वेयर हाउसिंग के ऊपर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे गवर्नमेंट का थोड़ा फोकस और बढ़ना चाहिए ताकि एक स्टेबल पॉलिसी निकल कर आए और उसका बेनिफिट हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे आता हुआ दिखे। और अब वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के तुरंत बाद लौटेंगे, रैपिड फायर करेंगे, जानेंगे हमारे सहयोगियों से कि उन्हें यूनियन बजट 2025-26 से क्या उम्मीदें। कैसा रहेगा 2025 का कृषि बजट? कमोडिटी के बाजार पर क्या पड़ेगा इसका सीधा असर? करेंगे विश्लेषण कृषि बजट के हर एक पहलू पर। देखिए मंडी खबर, बजट विशेष हमारे साथ। इस शनिवार शाम 5 से 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। और अब वक्त हो गया है हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनके साथ में एक छोटा सा रैपिड फायर करने का। अजय जी, आपसे शुरुआत करते हैं। अजय जी,
एग्री कमोडिटीज का क्या अहम रोल है? क्या उन्हें वापसी करनी चाहिए जो कमोडिटीज बैन हो गई हैं? बिल्कुल सूरज जी, मुझे लगता है जो बैन का कारण था वो था इन्फ्लेशन, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके बावजूद भी इन्फ्लेशन अपने सप्लाई एंड डिमांड पे चलता है। तो मुझे लगता है कि इस बार बजट में अनाउंसमेंट आना चाहिए, फ्यूचर वापस लौटना चाहिए, ताकि फार्मर, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, स्टॉक, इस सभी के लिए एक बेनिफिशियल प्लेटफॉर्म बनता हुआ दिखे। सुनील जी, दालों को लेकर के भारत आत्मनिर्भर कब तक? जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी को मैकेनिज्म की तरफ ले जाएंगे और हर गांव में प्लांट को जो एग्री के प्लांट है वो बिठाने की व्यवस्था कर लेंगे। प्रेम जी, चावल को लेकर के क्या लगता है, इस साल रिकॉर्ड एक्सपोर्ट होगा? बिल्कुल रिकॉर्ड एक्सपोर्ट होगा यदि गवर्नमेंट की पॉलिसियां ठीक रही और गवर्नमेंट ने यदि इसको कंप्लीटली ओपन रखा तो रिकॉर्ड हम गारंटी करते हैं फेडरेशन के माध्यम से कि IRF के मेंबर्स इस साल जो 22 मिलियन टन करते थे हम मिनिमम 25 मिलियन तक ले जाने की ताकत रखते हैं। राहुल जी, आपसे जानना चाहेंगे तिलहन को लेकर के भारत कब आत्मनिर्भर होने जा रहा है? देखिए, तिलहन में हम विदेशों से 65% तेलों का आयात करते हैं और इंडिया में सोयाबीन और मस्टर्ड का प्रोडक्शन अच्छा है, तो हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की सख्त ज़रूरत है ताकि हमारी जो विदेशों से निर्भरता है वो घटे और जो पैसा हम बाहर यूज़ कर रहे हैं वो हमारे किसानों तक पहुंचे। अजय जी, इनकम टैक्स क्या इस बार आपको लगता है कि 10 लाख रुपए तक की छूट आम जो टैक्स पेयर है उसको मिल पाएगी? बिल्कुल, हमने देखा है कि पिछले 3 बजट के अंदर धीरे धीरे ये इम्प्रूवमेंट हुआ है और मुझे लगता है 10 लाख का जो स्लैब अभी ड्रीम लेवल दिख रहा है वो अचीव होता हुआ दिखाई देगा इस बजट में। हाँ, सुनील जी, आपको क्या लगता है? क्या लगता है आपको 10 लाख रुपए तक की छूट इस बजट के अंदर मिल पाएगी? जैसे एग्री प्रोड्यूस करने वाले पे इनकम टैक्स नहीं है, वैसे ही एग्री का यदि दाल बनाते हैं या आगे फिनिश गुड्स बनाते हैं उनके ऊपर इनकम टैक्स आधा होना चाहिए। कुछ जगह कुछ एक्ट में 50% इनकम टैक्स 15% है, वहाँ पे आपने देखा है कि काफ़ी प्लांट लग गए हैं, उससे किसानों को फ़ायदा हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि एग्री प्रोड्यूस बनाने वालों को भी इनकम टैक्स कम होना चाहिए, चाहे आप सब्सिडी कम कर दें, क्योंकि सब्सिडी आप 30-50 लाख लेते हैं उसके लिए 20 चक्कर कामें काटने पड़ते हैं। हमें डायरेक्ट चाहिए जो बेनिफिट चाहिए ताकि हम उसके लिए हमारे और आने वाले जो जनरेशन है वो एग्री की तरफ आए और कंपटीशन बढ़े ताकि किसानों को सही वैल्यू मिल सके। प्रेमगढ़ जी, क्या लगता है कॉर्पोरेट टैक्स और जो इनकम टैक्स है उसमें आपको क्या उम्मीदें इस बजट से नजर आती हैं? देखिए, ये तो मांगना गवर्नमेंट से बहुत बड़ी चीज होगी। जैसा पहले था कि एक्सपोर्ट के ऊपर जो भी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करते थे वो 100% एग्जेम्प्टेड थी इनकम टैक्स से। यदि वो गवर्नमेंट करती है तो उस टाइम बहुत बूस्ट मिला था हिंदुस्तान को। जब देखा जाए 30% का उस पर एग्जिम लाइसेंस तक किया गया था। ये लगभग 2008-7 की बातें हैं और उससे हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सडनली 3 टाइम हो गया था। और यदि यही पॉलिसी दोबारा लाई जाती है जो इस साल गवर्नमेंट पूरा हिंदुस्तान ज़्यादा क्रॉप की वजह से जूझ रहा है, किसानों को रेट नहीं मिल रहे हैं या मंडियों से माल नहीं उठ पा रहे हैं, तो जैसे ही यदि ये टाइम बिंग के लिए चाहे 1 साल के लिए करें, एक्सपोर्ट के ऊपर कंप्लीटली इसको टैक्स फ्री कर देना चाहिए, तो इससे हमारा एक्सपोर्ट जो टारगेट है नरेंद्र मोदी जी का, वो जो यदि इसको अचीव करने की बात करते हैं अगले 5 साल में, मैं कहता हूँ ये अगले 2 साल में हो जाएगा। राहुल जी, आपको क्या लगता है कि टैक्स को लेकर के क्या उम्मीद? देखिए, टैक्सेस में बहुत बदलाव की ज़रूरत है। आपको याद होगा कोविड के टाइम पे AIDC टैक्स लगा था जो अभी तक नहीं हटाया गया। तो ऐसे और भी कई टैक्सेस हैं जो जिस पर गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए, जो अननेसेसरी हैं। एक्सपोर्ट पर जो पहले इंसेंटिव मिलता था उसमें भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं पेमेंट ट्रांसफ़र होने में, आने में। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए और ऑन टाइम सोल्यूशन हर चीज़ का मिलना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि यूनियन बजट 2025-26 निश्चित तौर के ऊपर पे एग्री सेक्टर के लिए खास रहने वाला है, क्योंकि निर्मला सीतारमन का इस बार जो फोकस है वो ऑर्गेनिक खेती की तरफ हमेशा की तरह, क्योंकि पिछले 4-5 साल से लगातार हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक की तरफ, FPO की तरफ, FPC की तरफ सरकार का खास ध्यान रहा है। इस बार भी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ खास तवज्जो देने की यहाँ पर बात निकल करके आ रही है और साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि यहाँ पर किसान का, इंडस्ट्री का और साथ ही साथ जो सरकारी जो महकमा है उसका यहाँ पर खास तालमेल बैठेगा। यानी कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ
फिक की फार्मर इंडस्ट्री और गवर्नमेंट की जो पार्टनरशिप है यहाँ पर वो काफी अहम रहने वाली है। अजय जी, आप मुंबई से चल करके आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार से तो हम